हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम अकबर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा डीप है, यानी कि यूपीएससी लेवल तक के डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकबर जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता था, माना जाता था, जिसने केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं किया बल्कि इसके अलावा एक सुदृढ़ प्रशासनिक, राजस्व और धार्मिक आधार को भी इसने प्रदान किया था। अब देखो, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात आ रही है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो तब आप अकबर कहिएगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको याद नाम रखना है बाबर। ठीक है, यानी कि अकबर के दादाजी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक की। तो देखिए, इसका जन्म यानी कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था, जो हुमायूं के निर्वासन के दौरान हुआ था। क्योंकि हुमायूं उस टाइम जो है अपनी जान बचा के भाग रहा था, ठीक है, शेरशाह सूरी से। अगर आपको पता हो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कशन किया था। इनके पिता माता का नाम हुमायूं, पिता का नाम था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनके जो संरक्षक थे, यानी कि जिन्होंने इनका संरक्षण किया था, बैरम खां, 1556 से 1560 तक। राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं तो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर गुरदासपुर में, उस समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष की थी, तब इनका राज्याभिषेक हुआ था। और अगर चुनौतियों की बात करते हैं तो जो प्रारंभिक चुनौती थी इनकी, दिल्ली पर हेमू का अधिकार हुआ था और सिकंदर सूर का विद्रोह हुआ था। अब एक पॉइंट है पेटिकोट शासन। देखो, महम अनगा और हरम दल, ये दो अलग अलग ग्रुप थे जहाँ पे महिलाएं जो है शासन करती थी। तो इनका क्या था कि इतिहास में से पर्दा शासन भी कहा जाता है, ठीक है, या पेटिकोट शासन कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था। 1560 से 1562 तक का जो समय था, उस दौरान अकबर इनके संपर्क में था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। हो सकता है कभी इसके बारे में पूछ लिया जाए कि पेटिकोट शासन क्या था। ठीक है, अब अगर हम बात करें अकबर के सैन्य अभियान और विजयों के बारे में, तो अकबर के जो युद्ध हैं इनको हम एक नज़र में देखेंगे। एक्चुअली अकबर के जो युद्ध होते हैं, इनसे मुगल साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा व्यापक विस्तार होता है। सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, कमेंट करके बताना। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता चल जाएगा। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर यानी कि बैरम खां और हेमू, जो अफगान शासक आदिल शाह सूर का सेनापति था, इसके बीच हुआ था। हेमू पराजित हुआ और मारा गया इस युद्ध में। इस विजय ने दिल्ली पर मुगल सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। फिर इसके बाद इनका दूसरा जो प्रमुख युद्ध है वो है मालवा विजय। 1561 में यह हुआ था। आदम खां और पीर मोहम्मद ने बाज बहादुर को पराजित किया था। मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है, अगले युद्ध की बात करें वो है गोंडवाना विजय। 1564 में यह युद्ध होता है। रानी दुर्गावती ने यहाँ पे प्रतिरोध किया था और आसफ खान ने विजय प्राप्त की थी। गुजरात विजय 1572 से 73 के दौरान यह युद्ध हुआ था, यानी 72 एंड और 73 का इनिशियल फेज था। मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया गया था इस युद्ध में, और अकबर का तीव्रतम अभियान था यह युद्ध। इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। यहाँ से भी सवाल आते हैं। देखो, ये तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी बुलंद दरवाजे के बारे में पूछा जाता है कि ये किसने निर्माण करवाया था। इसके बाद अगर बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, तो 1576 में तुम्हारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मुगल सेनापति राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। राणा प्रताप पराजित हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वही बात करें काबुल विजय की, तो काबुल विजय जो है 1581 में हुई थी। मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई था, जिसको कि हराकर काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। कश्मीर विजय की अगर बात करें, 1586 में इन्होंने ये की थी। यूसुफ खां को हराकर कश्मीर को जीता गया था। सिंध विजय की अगर बात करते हैं, 1591 में सिंध विजय हुई थी। अब्दुल रहीम खान एक खान ने अरगुन शासक को यहाँ पे हराया था, जो कि अंतिम था। ठीक है, दक्षिण के अभियान की अगर बात करें तो इन्होंने 1591 से 1601 तक दक्षिण के अभियान किए थे। खानदेश स्वेच्छा से अधीन हो गया था इनके 1591 में। अहमदनगर था जो चांद बीबी से संघर्ष हुआ था
1600 ईस्वी में अहमदनगर के एक बड़े घर पर अधिकार किया था इन्होंने। और असीरगढ़ था जो 1601 की अंतिम विजय थी इनकी। असीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय होती है, इसको भी इन्होंने जीता था। ये दक्षिण अभियान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो चांद बीवी हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि किस शासक की पुत्री थी, तो याद रखिए एक नाम आता है निजाम शाह। ठीक है, तो निजाम शाह की पुत्री थी। ठीक है, इनकेस कभी पूछ लिया जाए इनके पिता का नाम। ये जो असीरगढ़ है ना, 1601 में जब असीरगढ़ का युद्ध अकबर जीत जाता है, तो इसी के बाद ये बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह। ठीक है, बादशाह अकबर कहते हैं ना, किंग खान नहीं, तो बादशाह की उपाधि जो है ये धारण करते हैं। ठीक है, अब असीरगढ़ का देखो ऐसा था, यहाँ का जो ये था ना, तुम्हारा खानदेश भी बोला जाता है इसको। ठीक है, असीरगढ़ तुम्हारा खानदेश ही था वैसे। तो कहा जाता है कि यहाँ का जो राजा था उसका नाम था अली खान। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसका पुत्र आता है, उसका नाम होता है तुम्हारा मीरन। ठीक है, मीरन इसका पुत्र होता है, मीरन। ठीक है, तो मीरन जो है अकबर की आधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, बस ये इसकी कहानी है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रशासनिक और राजस्व सुधार की, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो देखो मुगल साम्राज्य की सैन्य और नागरिक प्रशासन की आधारशिला मनसबदारी प्रथा थी। मनसब का अर्थ था पद या अहोदा। ठीक है, मनसबदार को सेना में एक पद और वेतन दिया जाता था। दोहरे पद भी होते थे, जैसे जात मनसबदार के पद और वेतन को दर्शाते थे। सावर जो है मनसबदार के अंतर्गत रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। और एक वंशानुगत प्रणाली नहीं थी इनकी। कभी कभी सवाल आता है कि सवर क्या था, जात क्या था, ठीक है, मनसबदारी क्या थी, इन चीज़ों से ऐसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राजस्व व्यवस्था की बात करें, जब्ती या दसहाल प्रणाली जिसको कहा जाता है, राजा टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी यह प्रणाली, जब्ती या दसहाल प्रणाली, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। 10 साल यानी कि पिछले 10 वर्षों यानी 1570 से 1580 की जो औसत उपज और स्थानीय कीमतों के आधार पर भू राजस्व को निर्धारित किया गया था। कुल उपज का 1/3 भाग जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था। और इसके अलावा जो कर निर्धारण की अन्य प्रणालियां थी इनकी, वो थी जैसे गल्ला बख्शी, फसल के बंटवारे की प्रणाली थी, नस्क कंकूत अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। एक बार दोबारा से देख लेना, हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे बात करते हैं धार्मिक और राजपूत नीति की। देखो धार्मिक नीति सुलह कुल थी इनकी। उदारता की नीति की बात करें, अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। धार्मिक सहिष्णुता के कार्य थे इन्होंने, जैसे तीर्थ यात्रा कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था 1563 में। जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था 1564 में। और किसके द्वारा लगाया गया था जरा कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो कईयों के द्वारा 2-3 शासकों के नाम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्राह्मणों पे लिया जाने वाला कर था ये। ठीक है, युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक 1562 में लगी। इबादत खाना पूजा गृह जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने 1575 में की थी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के बारे में आप क्या जानते हैं इससे पहले की अगर वीडियो देखिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। ठीक है, 1578 में। मजहर की घोषणा की थी इन्होंने 1579 में। अकबर ने स्वयं को जो है ना धर्म के मामलों में सर्वोच्च निर्णायक घोषित किया। चरमपंथियों को नियंत्रित करने के लिए इसने ये किया था। दीन इलाही, ठीक है, 1582 में इसने, यह कोई धर्म नहीं था बल्कि एक आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है जिसको, जिसमें विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों का मिश्रण किया हुआ था। बीरबल इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। ठीक है, अब बात करते हैं राजपूत नीति की। दीन इलाही को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको स्वीकार किया था, कौन हिंदू था, तो बीरबल का नाम याद रखिएगा यहाँ पे। बाकी आपको पता है 9 रत्न थे उनके, अभी आगे हम देखेंगे इनको, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, दीन इलाही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये कोई धर्म नहीं था बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसमें ऑल द रिलीजन्स, जितने दुनिया संसार के जो रिलीजन्स होंगे उनकी जो अच्छी बातें हैं, मतलब जो मेन मुद्दे हैं, मेन बातें हैं, वो वहाँ पे इंक्लूड की गई थी। एक तरह के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लाने की बात की गई थी कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजपूत नीति की अगर बात करते हैं तो अकबर ने कूटनीति, विवाह संबंध और युद्ध के माध्यम से राजपूतों से संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध, आमेर के राजा भरमाल ने स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार करके अपनी पुत्री हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया था।
उच्च प्रशासनिक पद की अगर बात करें तो राजा मान सिंह और राजा टोडरमल जैसे कई राजपूतों को वंशबदारी व्यवस्था में उच्च पद दिए गए थे। मेवाड़ और महाराणा प्रताप एकमात्र अपवाद रहे इनके जिन्होंने कभी अकबर की आदिता को स्वीकार नहीं किया था। बाकी महाराणा प्रताप पे तो एक अलग ही सेपरेट टॉपिक मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। जैसे शेरशाह सूरी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, काफ़ी फेमस नाम है इनका, ठीक है ना। अकबर के नवरत्न की अगर बात करते हैं, अब 9 ज्वेल्स ये तो आपको पता ही है, इनसे कभी कभार सवाल आ सकता है, ठीक है। बीरबल जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास था, ठीक है। अकबर के सलाहकार थे, हास्य परिहासकर्ता, दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम हिंदू। अब्दुल फैजल की बात करें, सॉरी अबुल फैजल, ठीक है, दरबारी इतिहासकार थे। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना इन्होंने की थी। दीन इलाही का मुख्य पुरोहित इन्हीं को कहा जाता है। फैजी की अगर बात करें तो अबुल फजल का भाई राज कवि, गणित का शिक्षक था, ठीक है। लीलावती का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। कभी कभी ये सवाल भी आता है कि लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो फैजी करके याद रखिएगा। तानसेन रामतनु पांडे इनका नाम था। महान संगीतज्ञ थे, कई रागों की इन्होंने जो है रचनाएं की थी। बात करते हैं राजा टोडरमल, वित्त मंत्री थे, इनके वजीर थे। दहसाल जब्ती राजस्व प्रणाली का विकास इन्होंने किया था। राजा मान सिंह की अगर बात करें, प्रधान सेनापति थे इनके, आमेर के राजा थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, कवि बैरम खां का पुत्र था, ठीक है। हिंदी में दोहे के लिए प्रसिद्ध हुआ। बाबरनामा का फारसी अनुवाद इन्होंने किया था। मुल्ला दो प्याजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हकीम हुमाम की अगर बात करें तो अकबर के निजी चिकित्सक और सलाहकार थे। अब देखो मैंने यहाँ पे इतने सारे नाम आपको बताए हैं, इनमें जो मेन है, एक तो आप बीरबल को याद रखिएगा, तानसेन को याद रखिएगा और मुल्ला दो प्याजा को याद रखिएगा, ठीक है। राजा मान सिंह तो आपको इनकी हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। नहीं पता चला कहीं से तो मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। राजा मान सिंह इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। अकबर के अगर अदर वर्क की बात करते हैं, ठीक है, अन्य कार्य क्या क्या थे, इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, ठीक है। जैसे अकबरनामा आईने अकबरी साहित्य है इनका, ठीक है। अब्दुल फजल ने इसकी फारसी में रचना की थी, ठीक है। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया था अपना। एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। महाभारत का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। रमजनामा जो युद्धों की पुस्तक के नाम से इन्होंने किया था। तो कभी हो सकता है पूछा जाए, जैसे महाभारत के बारे में पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता है, याद रखिएगा। वैसे ही हो सकता है पूछ दिया जाए कि महाभारत का फारसी अनुवाद में क्या है उसका नाम, तो युद्धों की पुस्तक कहा जाता है इसको, रमजनामा, ठीक है। स्थापत्य कला की अगर बात करें, फतेहपुर सीकरी की इन्होंने स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया था। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधा भाई का महल फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बनाया था। आगरा का लाल किला और लाहौल किला इन्होंने ही बनाया था। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। तंबाकू की अगर बात करते हैं, पुर्तगालियों द्वारा जो है तंबाकू पहली बार अकबर के शासनकाल में ही भारत लाया गया था। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष अगर बात करें कि क्या था, तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक विशाल और स्थित भारतीय शक्ति में बदल दिया। अगर इसके चरमोत्कर्ष की बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य अपने पीक पे कैसे पहुंचा, मतलब क्या इसकी किसके शासनकाल में रहा होगा, तो देखो अकबर के ही शासनकाल में अपने पीक पे था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को विशाल और स्थिर भारतीय शक्ति में बदल दिया था, जिसके कारण उसे अकबर ए आजम यानी महान अकबर उसको कहा जाता है, महान अकबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे अकबर दी ग्रेट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने मेन चीज़ें ही बताई है और काफ़ी डीप इसको बनाने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आगे सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है कि नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी दिवाली टू ऑल।